नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। मैं हूं पुनीत पाठक। ये है खबरों का महाबुलेटिन, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। दिन की बड़ी खबरों को इस मंच पर हम करते हैं डिकोड। तो हर दिन की तरह आज भी हम डिकोड की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ। आपने एक हृदय परिवर्तन नाम का शब्द सुन रखा होगा, कई बार इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ होता है कि किसी के प्रति धारणा का अचानक से बदल जाना। मतलब एक कोई शख्स अपने राजनीतिक या वैचारिक प्रतिद्वंद्वी की तारीफ करने लग जाए तो इसे हृदय परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। आज के हमारे बुलेटिन की पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया से जुड़ी हुई है। तोगड़िया को भाई कांग्रेस के राम, ये जो आज की सबसे बड़ी खबर है, इसको हम सबसे पहले डिकोड करेंगे। उन्होंने दिल खोलकर छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल की सरकार के कामों की तारीफ की है, जो उन दलों को रास नहीं आए जो इन कामों का विरोध करते हैं। बघेल ने राम वन पथगमन का विकास किया। हिंदुस्तान में किसी ने राम वन पथगमन का विकास नहीं किया है। यहाँ गोधन के लिए गांव में उन्होंने जितना काम किया है देश में किसी राज्य में नहीं किया है। किसानों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो सुना आपने कि एक बड़े हिंदूवादी नेता हैं प्रवीण तोगड़िया। उनके बयान को थोड़ी देर बाद हम आपको पूरी विस्तार के साथ डिकोड करके बताएंगे। पहले इस बयान के बाद जो कांग्रेस खेमे में खुशी छाई और बीजेपी उस पर उतनी असहज दिखाई पड़ी। जरा बयान क्या दिए, रिएक्शन क्या दिए, सुनिए। प्रवीण तोगड़िया जी का भूपेश बघेल जी का तारीफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर विरोधी भी अगर तारीफ करे तो समझ लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। और भारतीय जनता पार्टी तो केवल वोट लेने के लिए गौ माता का नाम लेते हैं लोग। तोगड़िया जी का अपना निजी मत हो सकता है और उनको जो जानकारी जिन्होंने दिया है वो आधी अधूरी जानकारी दिया है। योजनाओं का नाम अच्छा है, हम योजनाओं के नाम का कभी विरोध नहीं किए। योजना जो लागू हो रही है उसमें भ्रष्ट रास्ता है, उसमें भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी अब भी कहती रही कि नाम की योजनाएं हैं, नाम बड़े अच्छे हैं, लेकिन काम वैसा नहीं। 2 दिन में उनको शायद गलत जानकारी मिली। अब सवाल उठता है, आखिर प्रवीण तोगड़िया के बयान के वास्तविक अर्थ क्या हैं? चलिए डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है तब से श्री राम और उनसे जुड़े प्रतीकों का वो जिक्र करते रहे हैं। आरोप है कि वो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे फेवरेट सियासी पिच पर यानी हिंदुत्व पर कोई और नेता उनको इस तरह खुली चुनौती दे रहा हो, और वो नेता कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के सामने एक समानांतर हिंदुत्व का मॉडल रखा है, जिसमें वो खुलकर राम का नाम लेते हैं, उन्हें भांचा राम कहकर पुकारते हैं, जिसमें काफ़ी अपनापन है। उनकी माता कौशल्या का महोत्सव मनाते हैं। उनकी फ्लैगशिप योजनाओं में गौठान शामिल दिखता है। कहने का अर्थ ये कि सीएम भूपेश बघेल ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल आज प्रदेश और देश के सामने रख दिया है, जिसके चलते बीजेपी उन्हें दूसरे कांग्रेस नेताओं और बाकी की कांग्रेसी सरकारों की तरह हिंदू विरोधी कहकर कोस नहीं पाती, साबित नहीं कर पाती। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रवाद के सामने सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़िया संस्कृति का ऐसा ताना बाना बुना है जिसका सीधा तोड़ बीजेपी अब तक खोज नहीं पाई। और अब इस प्रशंसा के बाद, जो कि घोर हिंदूवादी नेता सारे देश में कहलाते हैं, उनके इन शब्दों के बाद में बीजेपी की ये प्रतिक्रिया समझ में आती है कि वो जैसे लगातार पानी पी पी कर कोसते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, उसकी प्रशंसा कोई हिंदूवादी नेता कर रहे हैं, इसलिए कहा कि उनकी निजी राय। इधर चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सारी सियासत राम की शरण में है। जैसा यहां वैसे वहां शिवराज कैबिनेट ने राम पथ न्यास के गठन को मंजूरी दी, तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर इसे चुनावी गिमिक बताया।
आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले शिवराज कैबिनेट ने राम वनगमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दे दी। अब इस पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने वोट की खातिर भगवान को भी नहीं छोड़ा। जब सरकार का सत्यानाश निकट है तो वो न्यास की बात कर रही है। अभी तक राम याद नहीं आया, सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं। कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पाखंड बताया। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को फैंसी ड्रेस वाला हिंदू करार दिया। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय पाखंड रचने का काम करती है, फैंसी ड्रेस हिंदू बन जाती है। और कांग्रेस पार्टी पूर्व के चुनाव में राम मंदिर का ताला खोलने का विरोध कर रही थी, आज के समय वो बजरंगबली का नाम लेने वालों का विरोध कर रही है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में राम के नाम का लाभ किसे मिलेगा, ये चुनावी नतीजे ही स्पष्ट कर पाएंगे। तो अब मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ न्यास का गठन होगा। सवाल $1 मिलियन का, आखिर देश की सियासत जा किस दिशा में रही है? हर जगह आपको केवल एक जैसे मुद्दे, एक जैसे विरोध, एक जैसे प्रतिकार देखने को मिलते हैं। चलिए डिकोड करेंगे। कर्नाटक में बजरंग दल के बहाने बजरंग बली पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बजरंग बली जो कि सबकी आस्था के केंद्र, एक पॉलिटिकल टूल बन गए। राम के नाम पर तो सालों से सियासत होती रही है, देश ने देखा है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ न्यास बनेगा। इसके पहले एमपी महाकाल कॉरिडोर आकार ले ही चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि सरकार बनी तो कर्नाटक में हनुमान मंदिर बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर ये दौर बहुसंख्यक या हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स का आ चुका है, ये साफ दिख रहा है। एक और बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद अब सभी दलों को बहुसंख्यक समुदाय वाली राजनीति पर मजबूर हो गए। ये बड़ा वर्ग है और इसको साधने के लिए सबसे आसान तरीका धर्म या धार्मिक प्रतीक ही हो सकते हैं जो सीधे लोगों के इमोशन से जुड़े होते हैं। 100 बात की एक बात, बहुसंख्यक वोट बैंक को साधे रखना अब सभी दलों की सियासी विवशता बन चुकी है और इसीलिए सभी जगह आपको प्रतीक चिन्हों के तौर पर वो सारे धार्मिक और आस्था से जुड़े किरदार नजर आएंगे जिनको लेकर हम सब शीश नवाते हैं। खबर अगली कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, सुंदरकांड से जुड़ी है। राजधानी रायपुर में बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान एक कथित कार्यकर्ता ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर अपशब्द कहे, जिसके बाद गुरुवार को कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया, अपना विरोध जताया। सुंदरकांड का ये पाठ कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का आफ्टर इफेक्ट है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने वायदा किया कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी। इसके बाद एक प्रदर्शन के दौरान रायपुर में कथित बजरंग दल कार्यकर्ता ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर अपशब्द कहे, जिसका वीडियो खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेसियों ने सुंदरकांड का पाठ कर प्रदर्शन किया। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि शायद इसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाते वो लोग। और हम तो भूपेश बघेल जी ने कभी क्या इस प्रकार का कोई प्रचार किया क्या कि राम पथ वनगमन वो बना रहे हैं, या इसमें प्रचार की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी महाराज उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो उस व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के लिए अपशब्द के प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ में बजरंगियों के सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस ने एक नया पैंतरा फेंका है। भगवान राम को नकारने वाले ये कांग्रेसी, प्रभु श्री रामचंद्र के अस्तित्व न होने को कहने वाले ये कांग्रेसी आज उनके परम भक्त हनुमान जी की शरणों पे तो आ गए हैं। ये कहीं न कहीं बजरंग दल की एक ऐतिहासिक जीत है। दूसरी तरफ बजरंग दल ने सीएम भूपेश के बारे में अपशब्द कहने वाले को अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। तो बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान एक बच्चे ने अपशब्द कहे प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के। इसके बाद बजरंग दल ने उसे अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने सद्बुद्धि के लिए एक पूरा का पूरा आयोजन कर दिया। इन सब के बीच में IBC 24 ने उस
नाबालिग बच्चे को ढूंढा, उससे पूछा, उससे बातचीत की। आपने एक्सक्लूसिवली IB24 पर दिन भर देखा। उस बच्चे ने कहा कि वो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है और उसने केवल भावावेश में उस वक्त जो दोस्तों के साथ वो जा रहा था वहां जैसा माहौल पाया उसमें उसने कह दिया। उस पर उसको अफसोस है। चलिए अब जरा बजरंग दल पर कांग्रेस का कर्नाटक में बैन का वायदा, रायपुर में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री भूपेश के लिए अपशब्दों का कहना, इसके बाद सुंदरकांड का पाठ, इन तमाम घटनाओं के तारों को जोड़ें तो एक नया समीकरण उभरता है। ये क्या है, इसको डिकोड कर रहे हैं। एक महान वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, हम सब ने पढ़ रखे हैं उनके सिद्धांतों के बारे में। एक सिद्धांत उनका सबको याद है जिसके मुताबिक हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो रिएक्टिव पॉलिटिक्स और राजनीति में ऐसा ही होता भी आया। इसमें नया क्या है? दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक जगह पर तोड़फोड़ की, सीएम भूपेश को अपशब्द बोले गए। उधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के दफ्तर के ऊपर अटैक हुआ जो किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता और जो उन पर आरोप लगते हैं उसको एक तरह से सही साबित करता है। शारीरिक या शाब्दिक हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए। सवाल कांग्रेस के लिए भी यहां उठता है, अगर बजरंग दल किसी आपत्तिजनक गतिविधि में शामिल रहा है तो उसको तथ्य पेश करते हुए फिर उस पर सीधे एक्शन लेना चाहिए। सवाल यह भी कि बजरंग दल के बहाने क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति वहां कर रही है जिसके आरोप उन पर बार बार लगाए, उन्होंने खंडन किया। बहरहाल बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक अवसर दिया और इस अवसर पर ये वही प्रतिक्रियावादी पॉलिटिक्स अभी हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं और ये आगे भी अवसरों के मुताबिक आगे बढ़ती आपको नजर आएगी। चलिए, ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है, ये बात पहले भी कही गई और आज भी कही जा रही। अब एक ऐसे विवाद पर आते हैं जो आने वाले वक्त में आपको और तूल पकड़ता दिख सकता है। यह है फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद, जिस पर मध्य प्रदेश में सियासत उफान मारने लगी। देखें इस पर रिपोर्ट। फिल्म द केरल स्टोरी के रिलीज के पहले मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट बढ़ गई। बीजेपी की तरफ से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही। बीजेपी प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धर्म के आधार पर समाज को बांटकर ही चुनाव लड़ना चाहती है। द केरल स्टोरी मूवी का प्रश्न है एक भ्रम फैलाने के लिए, समाज विशेष को बदनाम करने के लिए, एक राज्य विशेष को बदनाम करने के लिए जो लव देहात से जुड़े मुद्दे हैं मूवी बनाई गई है। तो एक मुकाम पर भी भारतीय जनता पार्टी और फिल्म निर्माता नहीं है। इधर हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। संस्कृति बचाओ मंच ने कांग्रेस के फिल्म का विरोध करने की स्थिति में फिल्म को प्रदेश भर में मुफ्त दिखाने का ऐलान कर दिया है, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म टैक्स फ्री करने को लेकर किसी प्रस्ताव के न आने की बात कही। देखिए, अगर कांग्रेस विरोध करेगी तो संस्कृति बचाओ मंच और बजरंग दल, हमारे जो अनुसांगिक संगठन है, हिंदूवादी संगठन मिलके मोर्चा संभालेंगे और हम तो टिकट खुद लेके, जब हम खुद आपकी अभिव्यक्ति की आजादी अब नजर नहीं आ रही, बाकी अन्य बातों पर तो कांग्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी नजर आती है। मध्य प्रदेश में मांग उठ रही है कि उसे टैक्स फ्री करना चाहिए, मूवी मारनी चाहिए। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। इसके पहले कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मध्य प्रदेश सरकार टैक्स फ्री कर चुकी है। यही वजह है कि लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। तो एक और फिल्म और उस पर वैसे ही आरोप की एजेंडा फिल्म है और दूसरी तरफ मांग की जा रही थी इसको टैक्स फ्री किया जाए। इस पर विवाद शुरू हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो अब फिल्म विचार, अभिव्यक्ति की आजादी और इससे जुड़े तमाम विवादों को डिकोड कर रहे हैं। पहला शब्द है फिल्म। फिल्म एक मनोरंजन का साधन होता है, कई बार कुछ विषयों को उठाता है, विशुद्ध तौर पर व्यापारिक उपक्रम है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ धन कमाने का ज्यादातर रहा है। इसके लिए फिल्म का हिट होना जरूरी है और हिट होने के लिए फिल्म का प्रचार जरूरी है। द केरल फाइल्स फिल्म के साथ सब हो रहा है और नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी का एक प्रकार होता है। दूसरा शब्द है विचार। कोई भी फिल्म एक विचार यानी कि आइडिया पर बेस्ड होती है और अब वो आइडिया सबके गले उतरे ये बिल्कुल भी संभव नहीं, सबको सही या संभव लगे ये भी उचित नहीं। तीसरा शब्द है अभिव्यक्ति की आज़ादी। संविधान की धारा 19A के तहत नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है। बात फिल्म की करें तो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास है, यानी देश की कानून व्यवस्था और सिस्टम के लिहाज से फिल्म की रिलीज पर कोई पाबंदी नहीं है। अंतिम शब्द विवाद। इसका संबंध है स्वीकार्यता से, एक्सेप्टेबिलिटी से, जिसका जिक्र हमने उस वक्त किया था जब हम विचार की बात करें।
देश स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चल रहा है और अगर समाज की कुछ घटनाओं के आधार पर फिल्म बनती है, कहानी गढ़ी जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो फैक्ट्स के साथ छेड़खानी करता हो। अगर उसके सत्य घटना पर आधारित होने के दावे होते हो, वहां एक बड़ी बात। अगली खबर पटना से, जहां हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को एक तगड़ा झटका दिया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जारी जातिगत जनगणना पर फौरन रोक लगाने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई जुलाई में। ये पटना हाईकोर्ट की वो इमारत है जिस पर कई दिनों से पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इसकी वजह थी पटना हाईकोर्ट में जातिगत आधारित जनगणना पर सुनवाई हो रही थी। बिहार में आर्थिक सर्वे के नाम पर जाति आधारित जनगणना जारी है, जिस पर अब पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जातिगत जनगणना तत्काल रोकी जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको नष्ट न किया जाए। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इसके पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को बिहार सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सर्वे था, कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। दूसरी तरफ इस पर बीजेपी ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक बिहार सरकार की गलतियों का सबूत है। बहरहाल पटना हाईकोर्ट के फैसले ने जातिगत जनगणना पर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। चलिए अब देखते हैं कि इस मसले पर आगे जैसे सरकार ने कहा है वहां की कि वो अध्ययन करेगी, फिर इसके बाद कोई रिएक्शन देगी। एक और खबर है जो आज पूरे दिन भर चर्चा में रही और तस्वीरें गोवा से मिली, जहां 2 दिवसीय एससीओ का सम्मेलन शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह कि इस सम्मेलन में जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्री आमंत्रित हैं और इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी भारत में गोवा में पहुंचे। बेहद सधे कदम और रफ्तार से कार में दाखिल होने की कोशिश करते बिलावल भुट्टो, इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं जो गुरुवार को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन की बैठक में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे हैं। इसके पहले बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो जारी कर कहा कि इस बैठक में भाग लेने का मेरा फैसला ये बताता है कि पाकिस्तान एससीओ को कितनी अहमियत देता है। मैं सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा के लिए उत्सुक हूँ। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। गोवा में 4 और 5 मई को एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। एससीओ के सदस्य देशों की सामूहिक बैठक के अलावा भारत की रूस, चीन और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत की द्विपक्षीय बैठक का कोई कार्यक्रम गुरुवार तक तय नहीं हुआ है। तो खबर आपने देख ली, बेहद अहम सम्मेलन हो रहा है गोवा में। चीन समेत बाकी देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय मुलाकात हुई और होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये नहीं होगी। क्यों, ये सवाल उठता है। इतनी कटुता के बाद में भुट्टो का भारत आना, क्या उनकी कोई सियासी मजबूरी है, देश की मजबूरी है? इसको डिकोड कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो कुछ पिछले वक्त में कहा है, बयानबाजी की है, उससे उनकी अपरिपक्वता साबित हुई। दुनिया भर में उसकी निंदा हुई। बिलावल को डिप्लोमेसी की समझ नहीं है, ये तक कहा गया। कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नीति ऐसी है जिसकी वजह से भारत उसके साथ द्विपक्षीय बातचीत में कतई दिलचस्पी नहीं ले रहा। सवाल ये उठता है कि फिर बिलावल क्यों भारत आए? इसका जवाब ये है, एससीओ में चीन एक अहम सदस्य है। चीन को पाकिस्तान किसी सूरत में नाराज नहीं कर सकता था। दूसरा, भारत के साथ संबंध सामान्य करना पाकिस्तान के लिए हर वक्त की, हर दौर की मजबूरी रही है। बिलावल का गोवा आना रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का एक कदम है। बातचीत का माहौल बन सके, ये प्रयास दिखाना उनकी मजबूरी है। तीसरी बात, पाकिस्तान घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आटे की बोरियों के लिए संघर्ष दुनिया ने देखा है जो पाकिस्तान ने देखा। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर, और ऐसे में भारत से बुनियादी चीज़ों पर आयात करना पाकिस्तान के ही हित में होगा। भारत से ट्रेड चालू करना उसकी इकोनॉमी के लिए ही एक संजीवनी का काम कर सकता है, और इसीलिए बिलावल को भारत आना पड़ा है। उनके पुराने बयानों को
पीछे छोड़कर खुद अपनी विचारधारा के विरुद्ध। चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में इसका भारत पर और संबंधों पर जो पड़ोसी मुल्कों से है क्या असर पड़ता। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे यही मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।